जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, we will discuss today about the viruses. तो viruses, the word virus is derived from Latin word venom, meaning poisonous fluid. यानी ये लातीनी वर्ड है और इस वर्ड जो है वेनम है और वेनम का मतलब क्या है, पॉइजनस फ्लूइड है यानी जहरीला लिक्विड माया। अब इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है जो पेपर में आती है वो अब देखें। इट कैन बी डिफाइंड एज नॉन सेलुलर इन्फेक्टियस एंटिटीज विच कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए। यानी ये क्या है, ये एक नॉन सेलुलर इन्फेक्टियस एंटिटी है, यानी कि ऐसा इन्फेक्शन करने वाला एक पार्टिकल है जो सेल नहीं है बल्कि क्या है, नॉन सेलुलर है। ये सेल जो होता है उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है या सेल वॉल भी होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट अ पार्टिकल, सो इट इज कॉल्ड नॉन सेलुलर इन्फेक्टियस, यानी इन्फेक्शन पैदा करने वाला, बीमारियां पैदा करने वाला कि एक एंटिटी, एक वजूद है। ये इसको हम प्लांट नहीं कह सकते, एनिमल नहीं कह सकते, ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, बल्कि इसके लिए वर्ड ये यूज किया गया है वो क्या है, नॉन सेलुलर इन्फेक्टियस एंटिटीज विच कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, जिसमें डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। और नॉर्मली एनकेस्ड, यानी ये घिरा हुआ होता है, इसके बाहर खोल होता है। किस चीज का खोल होता है, प्रोटीनियस कोट, यानी ये बंद होता है किसके अंदर, प्रोटीन का कोट होता है इसके बाहर। एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन द लिविंग सेल, और ये सिर्फ जानदारों के जो सेल हैं उसके अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। अगर इसको बाहर निकाल दिया जाए तो इट बिकम क्रिस्टलाइज, ये क्रिस्टल बन जाता है और ये लिविंग नहीं होता। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज वायरोलॉजी। तो ये भी एक डेफिनेशन आ जाती है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या खसूसियात हैं। तो वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्टियस एजेंट, तो ये बहुत ही छोटा इन्फेक्टियस एजेंट है, यानी इन्फेक्शन पैदा करता है, डिजीजेस पैदा करता है। विच कैन ओनली बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इसको सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम 250 नैनोमीटर, तो इसका जो साइज है, छोटे से छोटा साइज जो है वो, बड़े से बड़ा साइज जो है वो 250 नैनोमीटर है। और इसकी एग्जाम्पल है पॉक्स वायरसेस। पॉक्स वायरसेस के साथ ये भी बता रहा है कि ये 250 नैनोमीटर वाला जो सबसे मैक्सिमम साइज है वो पॉक्स वायरसेस का है। पॉक्स वायरसेस जो होते हैं ये पॉक्स पैदा करते हैं, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है ये। नेक्स्ट है छोटे से छोटा जो होता है 20 नैनोमीटर का होता है, और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है पार्वोवायरसेस। पार्वोवायरसेस दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से बहुत छोटे हैं और इनका साइज जो है 10 से लेकर 1000 गुना छोटा होता है। सो दे कैन पास थ्रू द पोर अ फिल्टर, इन ऐसे फिल्टर जिनमें बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते क्योंकि बैक्टीरिया बड़े हैं, तो ये उनमें से भी गुजर जाते हैं। यही वो लिख रहा है कि दे कैन पास थ्रू द पोर ऑफ द फिल्टर फ्रॉम विच बैक्टीरिया कैन नॉट पास। तो वायरसेस कैन बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। आर्टिफिशियल मीडिया क्या होता है, अगर आप फूड वगैरह बना के रख दें तो उस फूड के अंदर भी ये ग्रो नहीं कर सकते। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि ये दे आर नॉन सेलुलर है, इनमें सेल नहीं है, इनमें वो एंजाइम्स वगैरह नहीं होते फूड को डाइजेस्ट करने वाले। दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि इनके अंदर मशीनरी नहीं होती, तो इसलिए ये फिर जो आर्टिफिशियल मीडिया होता है जिसमें जानदार जरासीम बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, लेकिन ये उसमें ग्रो नहीं कर सकते। ये सिर्फ सेल के अंदर ही ग्रो करेंगे बस, क्योंकि सेल की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसको ये यूज़ करते हैं।
वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट वो होते हैं जो सिर्फ सेल के अंदर ही रहें, ये सारी जिंदगी पैरासाइट ही बने रहें। और इंट्रासेलुलर का मतलब है ये सेल के अंदर पैरासाइट होते हैं, यानी ये सेल के अंदर हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर एंटर होंगे तो ये अपनी रिप्रोडक्शन शो करेंगे। सो दे आर नोन एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट एंड दे कैन reproduce only in animal and plant cells or in the microorganism, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हैं उनके अंदर भी ये ग्रो कर लेते हैं। तो जानवरों के सेल के अंदर भी और प्लांट्स के सेल के अंदर भी ये ग्रो करते हैं और ये वहाँ फिर क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन, यानी अपनी डीएनए को, ये मेन इनमें डीएनए या आरएनए होता है, तो डीएनए आरएनए की कॉपियां बनाना जो होता है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच मेनी कॉपीज ऑफ आर रेप्लिकाज, कॉपी या उसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, रेप्लिका कहते हैं, ऑफ वायरस आर फॉर्म, यानी वायरस की कॉपियां बनना शुरू हो जाती हैं। पहले अपना डीएनए या आरएनए बनाते हैं, वो जो डीएनए या आरएनए होता है वो फिर इनकी जो है वो पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं। Viruses lack metabolic machinery for the synthesis of their own nucleic acid and protein। ये मैं पहले भी आपको बता रहा था कि जो वायरसेस हैं उनके पास मेटाबॉलिक मशीनरी यानी एंजाइम्स वगैरह नहीं होते, इसलिए ये अपना न्यूक्लिक एसिड भी नहीं बना सकते, अपना डीएनए आरएनए भी नहीं बना सकते, अपनी प्रोटीन भी नहीं बना सकते। तो ये उस वक्त बनाते हैं जब ये हमारे सेल के अंदर जाते हैं, तो हमारे डीएनए के ऊपर एक्चुअली ये कब्जा कर लेते हैं, डीएनए को कंट्रोल में ले लेते हैं हमारे डीएनए को। तो हमारा डीएनए इनके डीएनए के मुताबिक काम करना शुरू कर देता है, इसलिए दे डिपेंड ऑन द होस्ट सेल, इसलिए ये होस्ट सेल में जाएंगे तभी ये रिप्रोडक्शन कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकते। इसलिए दे डिपेंड, ये मोहताज हैं द होस्ट सेल टू कैरी आउट दीज वाइटल फंक्शन। वाइटल फंक्शन क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड की कॉपीज बनाना और अपने नंबर को इंक्रीज करना, बढ़ाना, ये वाइटल फंक्शन है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन द होस्ट सेल वायरसेस में काज डिजीजेस। तो जब ये रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं हमारे सेल्स के अंदर तो हमारे अंदर ये फिर डिजीजेस भी काज करते हैं, जिस तरह के आजकल कोरोना वायरस कर रहा है, डेंगू वायरस है, हेपेटाइटिस है, ये मुख्तलिफ डिजीजेज हैं इसकी। All viruses are generally resistant to broad range of available antibiotics। तो ये जितने भी एंटीबायोटिक हैं जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और अदर हैं, ये इनके ऊपर कोई असर नहीं करती। एंटीबायोटिक से ये कंट्रोल होते ही नहीं है, वैक्सीन से कंट्रोल होते हैं। तो इसलिए ये भी इनकी एक बहुत बुरी खसूसियत है कि इनमें रेजिस्टेंस होती है। हमारे जो इतनी वसी ब्रॉड रेंज का मतलब बड़ी वसी असर रखने वाली जो एंटीबायोटिक्स हैं ये इनके ऊपर बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल कोर एंड नंबर 2 कैप्सिड। द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्टियस पार्टिकल इज नोन एज वायरॉन। द वायरॉन आर कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल कोर, और सेंट्रल कोर में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, डीएनए और आरएनए। और ये जो डीएनए और आरएनए है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं इज आल्सो नोन एज जीनोम, इसको हम जीनोम भी कहते हैं। एंड इज सराउंडेड बाय, और ये जीनोम है इसके बाहर कैप्सिड होती है, बाहर इसके खोल होता है प्रोटीन का, तो इसको फिर क्या नाम देते हैं, उस खोल को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कोट, या उसका एक्चुअल नाम क्या है, कैप्सिड है। तो फिर क्या है इसका मतलब हुआ कि एक्चुअली ये जो वायरस है इसके अंदर आरएनए या डीएनए होगा, कोर का मतलब तो जो अंदर है, तो वो आरएनए डीएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहेंगे और इसको सेंट्रल कोर कहते हैं। और उसके बाहर जो खोल होता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड किस चीज़ की बनी है, प्रोटीन की। अब कैप्सिड जो होती है फर्दर उसको उसकी डेफिनेट शेप भी होती है कैप्सिड की, किसी की गोल है, अभी हम देखते हैं, मतलब ये देखें आप, ये वाले इसमें आप देखेंगे ये मुख्तलिफ शेप्स की ये कैप्सिड है, ये अलग है, ये मुख्तलिफ है, ये
तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैप्सिड्स होती हैं। तो जिस तरह की कैप्सिड होंगी उसी तरह का वायरस का स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। तो ये कंप्लीट कैप्सिड गिव डेफिनेट शेप टू वायरॉन, यानी कैप्सिड की वजह से वायरॉन को या वायरस को शेप मिलती है। तो कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट नोन एज कैप्सोमर। तो प्रोटीन जो होती है वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होती है, छोटे छोटे कह लें कि स्ट्रक्चर से बने होते हैं जो आपस में मिलते हैं। जिस तरह ये तस्वीर होती है उसमें दाने होते हैं, इसी तरह तो इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स कहते हैं। अब ये जो कैप्सोमर होते हैं इनकी जो नंबर है, इनकी जो तादाद है, ये हर वायरस में बड़ी मखसूस होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर वायरस, यानी वायरस की पहचान होता है उसकी कैप्सिड के अंदर कैप्सोमर की तादाद जो है, नंबर जो है, वो उसकी पहचान बन जाती है। तो अगर आप इस काबिल हो जाएं कि आप वायरस की कैप्सोमर को गिन लें तो आप उसका नाम भी बता सकते हैं कि ये फलां है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 162 कैप्सोमर आर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ द हर्पिस वायरस एंड 252 इन द कॉमन कोल्ड। जो वायरसेस होते हैं आम, जो नज़ला जुकाम वगैरह पैदा करते हैं, उनके अंदर 252 कैप्सोमर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ वायरसेस के बाहर एक एडिशनल कवर भी होता है जिसको हम कहते हैं एनवेलप, और जिनके बाहर ये एनवेलप होता है उन वायरसेस को हम कहते हैं एनवेलप्ड वायरसेस। तो ये जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं, सम एनिमल वायरस है, ये भी याद रखिएगा, ये सिर्फ जानवरों के अंदर रहने वाले वायरसेस के अंदर ये एनवेलप होता है। तो सो इन सम एनिमल वायरसेस द न्यूक्लियोकैप्सिड, न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है, डीएनए और आरएनए और उसके बाहर जो कैप्सिड है उसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। ये आगे लिखा हुआ भी न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड, ये क्या है, न्यूक्लियोकैप्सिड है। इज कवर्ड बाय अनदर मेम्ब्रेन डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल। तो कह रहा है कि इसके बाहर कैप्सिड के बाहर एक और मेम्ब्रेन बन जाती है, और वो किसकी होती है, एक्चुअली वो हमारे सेल की होती है, होस्ट सेल की होती है जहाँ से ये निकला है। तो ये जो बाहर एडिशनल बनती है मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं, एनवेलप कहते हैं। और जिसके बाहर ये बन जाएगी उस वायरस, उनको फिर हम क्या कहेंगे, एनवेलप्ड वायरसेस कहेंगे। और जिनके बाहर ये नहीं बनेगी तो उनको हम नॉन एनवेलप्ड वायरसेस कहेंगे। और नॉन एनवेलप्ड वायरसेस जो हैं उनका दूसरा नाम नेकेड वायरॉन भी है। तो एनिमल एंड प्लांट वायरसेस में भी पॉलीहेड्रॉन, यानी हैविंग मैनी साइड्स, यानी उसकी जो कैप्सिड है उसकी कई साइड्स होती हैं। और हेलिकल भी हो सकता है, यानी स्प्रिंग नुमा, या एनवेलप्ड भी हो सकता है, या एनवेलप्ड का दूसरा नाम जो है वो कम्प्लेक्स भी है। अब आते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं दैट लिव इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो रहते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज अकर इन टू स्ट्रक्चरल फॉर्म, क्यूबिकल यानी क्यूब के तरह के मुरब्बा शक्ल के, और हेलिकल सिमेट्री, हेलिकल यानी स्प्रिंग नुमा, लंबे से होंगे ये। तो इन जनरल अपीयरेंस क्यूबिकल फेजेस आर रेगुलर सॉलिड और आइकोजाहेड्रल। आइकोजाहेड्रल का मतलब क्या है, हैविंग 20 फेसेस, यानी उसकी 20 साइडें होंगी उसकी कैप्सिड की। एंड हेलिकल फेजेस आर रॉड लाइक, हेलिकल फेजेस जो होते हैं लंबे होते हैं, रॉड जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की लंबाई होता है, एलोंगेटेड होता है। तो मैनी फेजेस कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल। तो बहुत सारे फेजेस जो उनकी एक हेड भी होती है और उसका बॉडी का हिस्सा अगर हम देखें तो एक हेड होता है और दूसरा टेल होती है। इन दोज केसेस हेड्स आर पॉलीहेड्रल, यानी हेड की बहुत सारी साइडें होती हैं, बट टेल आर रॉड शेप। लेकिन टेल जो होती है हमेशा क्या है, रॉड की तरह होती है। जैसे भी आप देखें इसमें ये जो है ये हेड है इसका, ये इसकी हम बात कर रहे हैं, और ये जो रॉड शेप जो है ये इसकी क्या है, टेल है। इसी तरह ये भी है, ये हेड है और ये क्या है, इसकी टेल है। तो ये क्यूबिकल होगा, ये वाला जो है ये क्यूबिकल है, ये भी क्यूबिकल है। तो ये रॉड शेप है।
तो इनमें जो हेड होगा वो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम हेड कहते हैं। और हेड जो है ये क्यूबिकल टाइप है, या इसकी बहुत सारी साइडें होती हैं, जैसे ये हमने लकीरें लगाई, ये सारी इनकी क्या है, फेसेस हैं, साइडें हैं, इसलिए तुम क्या कहेंगे, पॉलीहेड्रल। और ये नीचे क्या है, उसकी ये टेल है, टेल के ऊपर ये टेल फाइबर भी हैं, ये इसकी बात हम कर रहे हैं। तो मैनी फेजेस कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल, इन दोज केसेस हेड्स आर पॉलीहेड्रल बट टेल आर रॉड शेप। जो हेड होता है वो उसकी कई साइडें होती हैं, पॉलीहेड्रल होता है, और जो टेल होती है हमेशा रॉड शेप ही होती है। मॉर्फोलॉजी ऑफ सम वायरसेस आर शोन इन द फिगर। तो ये इसकी बात हो रही है कि ये मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस, इनकी जो मॉर्फोलॉजी, इन शक्लें वो यहाँ दिखाई गई हैं। अब ये जो पेपर में कभी आ जाता है ये कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज थोड़ा डिटेल में बता दें, तो ये अब देख लीजिए, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये बड़ा करके ये फिर दिखाया गया है। इसमें हम देखें कि ये इसका हेड है, हेड की ये साइडें हैं ये, इसलिए इसको हम कहते हैं पॉलीहेड्रल। और इसके अंदर जो है ये क्या है, ये डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और ये इसकी टेल है। तो ये जो है, ये जिसका हेड है ये सिंपल है, इसके बाहर ये प्रोटीन का एक कोट है, ये बाहर, और अंदर इसके क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है, ये प्रोटीन का कोट। और ये जो आपको अभी मैंने बताया कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, और एक्चुअली इसका टेक्निकल नाम क्या है, ये कैप्सिड। और उसके नीचे जो है ये टेल है। टेल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, टेल के ऊपर ये एक स्ट्रक्चर है, ये कॉलर, जैसे हमारा ये कॉलर होता है इसका शर्ट का, तो ये कॉलर है। और नीचे यहाँ पर ये वाली जगह जो है, यहाँ ये बेस प्लेट होती है, ये बेस प्लेट, ये, और ऊपर जो है इसके कॉलर है, और इसके बाहर एक होल है, ये इस होल को हम कहते हैं शीथ। और इसके अंदर जो है एक निडल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, सिरिंज की तरह, जैसे सिरिंज की सुई होती है ना, निडल होती है, उस तरह का होता है, उसको इनर ट्यूब कहते हैं, इनर ट्यूब ये इसके अंदर है। और ये जो बेस प्लेट है इसके ऊपर ये टेल फाइबर लगी हुई है, ये 6 टेल फाइबर, 3 इधर है और 3 इधर है, ये 6 टेल फाइबर, इसी की वजह से ये अटैच होता है अपने होस्ट के साथ। तो यही बातें ऊपर लिखी हुई हैं, इनको अब देखें। तो पहले तो ये है कि ये टी फेजेस का हम देख लेते हैं कि ये क्या है। तो अर्लियर रिसर्चर ऑन बैक्टीरियोफेज वर मेनली ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ द फेजेस दैट इन्फेक्ट एस्केरिशिया कोलाई। यानी पहले जो रिसर्च होती रही है वो सिर्फ, आपको मैंने पहले बताया कि बैक्टीरियोफेज कौन से होते हैं, वो वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो एस्केरिशिया कोलाई जो है ये एक बैक्टीरियम है, ये तो एस्केरिशिया ये हमारे पेट में होता है, इंसान के अंदर होता है ये, तो इसलिए इजीली अवेलेबल है ये, और ये बड़ी इसकी अहमियत भी थी। तो इसलिए सब पहले जो साइंटिस्ट थे वो ऐसे वायरसेस को स्टडी करते रहे हैं जो किसको इन्फेक्ट करता था, कौन से बैक्टीरिया को, एस्केरिशिया कोलाई को। और इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, इसलिए इन्होंने इसको टी फेजेस का नाम दिया, दे आर नोन एज टी फेजेस। तो टी फॉर टाइप है, यानी नाम रखने की बजाय उन्होंने इनके नाम क्या रख दिए, T1 है, T2 है, T3, T4। तो इनमें से जो T2 एंड T4 फेजेस हैं आर मेनली यूज्ड इन फेज स्टडीज। तो ये दो टाइप जो इनको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। तो इनका अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो देखें तो वो किस तरह का होता है, दैट आर टैडपोल, जिस तरह ये मेंढक का लार्वा होता है टैडपोल, उस तरह का होता है। जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी वो टैडपोल की तरह की है। अब इसके कितने हिस्से अभी मैंने आपको बताया, हेड एंड टेल है। हेड क्या है, द हेड इज एन एलोंगेटेड पायरामिडल, यानी जिस तरह ये मखरूत होती है उस तरह का ये स्ट्रक्चर है। हैविंग 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स, यानी जिस तरह 2 मुसलसें आपस में जोड़ दें तो स्ट्रक्चर बनता है, वैसे ये है। विद कॉमन बेस, यानी 2 मुसलस जो होती हैं उनके जो बेस है मुसलस का, एक हाइट होती है, एक बेस होता है। तो दो बेसिस को अगर आप आपस में जोड़ दें तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ तो खैर नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जो है ये देखें, यहाँ से आप देखें ये एक ट्रायंगल ये बनेगी, उसका ये बेस है, ये ऐसे ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल है, इसका ये बेस है। इस तरह ये ऊपर को एक ट्रायंगल है ये वाली, और इसका ये बेस है।
तो ये दोनों के एक ये ट्राइंगल होगी, ये ट्राइंगल, इनको छोड़ दें, ये जो लकीरें ये वाली इनको रहने दें ना अभी, सिर्फ इतना देखें। अब ये जो है एक ये ट्राइंगल है और ये एक ये ट्राइंगल है, और इसका ये बेस और दोनों का बेस कॉमन है। तो इस तरह कह रहा है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है हेड का, हेक्सागोनल भी हो सकता है, प्रिज्म शेप भी हो सकता है, 2H ट्राइंगल स्ट्रेट टेल इज अटैच, और इसके साथ एक बिल्कुल सीधी टेल जो है राउंड शेप वो अटैच होती है। विद इन द हेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। तो ये याद रखिएगा कि जितने बैक्टीरियोफेजेज हैं उनमें डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता। अब टेल जो जैसा मैंने बताया कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, टेल स्ट्रक्चर ऑफ फेज इज मोर कॉम्प्लेक्स देन हेड। तो इसके बाहर एक होल होता है और उसके अंदर क्या होती है, एक इनर ट्यूब होती है, जैसे आपको मैंने कहा सिरिंज की नीडल होती है। तो अ लेयर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन फॉर्म द इनर ट्यूब आर कोर। यानी टेल के अंदर जो है, ये देखिए यहाँ जो मैं बता रहा था कि यहाँ इसके अंदर यहाँ शो नहीं हो रही, तो यहाँ इसके अंदर एक ट्यूब होती है, इनर कोर उसको नाम दे रहा है। तो ये जो इनर कोर है ये कह रहा है कि प्रोटीन होती है बड़ी डिस्टिंक्ट, बड़ी एक अनोखी प्रोटीन जो इसको बनाती है। तो ये हो गई निडल। और निडल के बाहर क्या होता है, निडल जो है एनक्लोज होती है, उसके बाहर होल होता है किस चीज़ का, उस होल को हम क्या कहते हैं, वो प्रोटीन का होता है। ये लिखा है एनदर टाइप ऑफ प्रोटीन, और वो उस होल को बनाती है, और उस होल का नाम क्या है, शीथ है, बाहर जो तय चढ़ी होती है ट्यूब के इनर कोर के इसके। तो ऑन द वन साइड ऑफ द शीथ कॉलर होता है, ये देखें ये वाला ये कॉलर है, और दूसरी साइड पर क्या होती है, बेस प्लेट। ये यहाँ पर ये बेस प्लेट है, और ऊपर क्या है इसके, ये कॉलर है, अंदर इसके क्या है, इनर ट्यूब या कोर है, और बाहर जो है ये क्या है, ये होल है। इस होल को हम क्या कहते हैं, शीथ कहते हैं। ऑन वन साइड ऑफ द शीथ इज कॉलर एंड ऑन द अदर साइड इज एंड प्लेट। टू एंड प्लेट 6 टेल फाइबर आर अटैच। तो ये जो एंड प्लेट है निचले वाले, उसके साथ 6 जो है वो फाइबर होते हैं, जो टेल फाइबर कहते हैं, विच आर स्ट्रक्चर फॉर अटैचमेंट, और इसी के जरिए ये अपने होस्ट के साथ अटैच होता है। अब ये वॉल्यूम ऑफ द फेज इज अबाउट 1/1000 ऑफ द होस्ट, यानी बैक्टीरिया से इसका जो साइज है वो 1/1000 गुना छोटा होता है। Now we will discuss life cycle of bacteriophage. It is very important long question. लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि ये किस तरह अपने ज़िंदगी को कंप्लीट करता है, किस तरह अपने रेप्लिकेशन करता है। बैक्टीरिया के अंदर ये रहता है क्योंकि बैक्टीरियोफेज है, तो बैक्टीरियोफेज जो है वो रेप्लिकेट करता है, यानी अपनी तादाद को बढ़ाता है ओनली इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। अब इसका जो लाइफ साइकिल है कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 लाइटिक साइकिल। लाइटिक मीन बस्ट हो जाना, फट जाना। तो इसमें एक्चुअली ये होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो एंड पे बस्ट हो जाता है, फट जाता है, और उसके अंदर से जो बैक्टीरियोफेजेस वो बाहर आते हैं। इसलिए इस साइकिल का नाम जो है वो लाइटिक साइकिल रखा गया है। लाइटिक जो है वो लाइसिस से है, लाइसिस मीन बस्ट हो जाना, फट जाना। तो जो बैक्टीरियल सेल होता है वो इसको जिसके अंदर ये जाता है और वहाँ अपनी रेप्लिकेशन करता है, वो बेल आकर फट जाता है, इसलिए इसको लाइटिक साइकिल कहा गया है। अब इस लाइटिक साइकिल के जो स्टेप्स हैं वो पहला है अटैचमेंट या एडजॉर्प्शन। तो ये नीचे आप देखें डायग्राम जो है इसमें एडजॉर्प्शन दिखाई गई है, तो ये इसके ऊपर लैंडिंग कर रहा है। ये जो नीचे लकीर सी है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो ये बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल है, यानी पूरा सेल नहीं बनाया, सिंपल एक सेल वॉल का पोर्शन दिखा दिया ये जो। तो ये ऊपर इसके टेल फाइबर है, अभी इसके ऊपर है टेल फाइबर, और ये अब ये इसकी टेल है, यहाँ अगले स्टेप ये नीचे ले है इसके साथ, यहाँ इसने अटैच कर दिए। फिर आगे जो है ये एक एंजाइम निकालेगा और अपने एंजाइम के ज़रिए इसको यहाँ अंदर इसके अंदर जो है वो डिज़ोल्व करेगा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल को, और अंदर दाखिल होगा। लेकिन फिलहाल हमने पढ़ना है अटैचमेंट या एडजॉर्प्शन। द फर्स्ट स्टेप इन द रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज द अटैचमेंट टू द होस्ट सेल। होस्ट क्या है, यहाँ पर बैक्टीरियल सेल है, और बैक्टीरिया की जो सेल होता है उसके सेल वॉल के ऊपर एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर साइट। यही रिसेप्टर साइट जो होती है
इसी से ये अंदर एंटर होता है। ये हर सेल के ऊपर रिसेप्टर साइट होती है। तो ये रिसेप्टर साइट जो होती है बड़ी काम की चीज़ होती है, लेकिन ये एक इसका कह लें कि ड्रॉबैक है कि ये इस रिसेप्टर साइट का मिस यूज़ करते हुए ये जो वायरस है बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाता है। तो ड्यूरिंग द अटैचमेंट वीक केमिकल यूनियन बनता है बिटवीन द वायरॉन यानी बैक्टीरियोफेज एंड द रिसेप्टर साइट, यानी जो रिसेप्टर साइट है किसकी, बैक्टीरिया की, उसके दरमियान में एक कमज़ोर सा एक वीक सा केमिकल यूनियन भी बन जाता है, बॉन्ड भी बन जाता है। उसके बाद होनी है पेनिट्रेशन, यानी जो बैक्टीरिया ये वाला बैक्टीरियोफेज है, वायरस है, ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर इसने एंटर होना है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पेनिट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, द टेल रिलीज एंजाइम लाइसोजाइम। तो ये जो टेल है इसकी, ये देखिए ये एक लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करती है, टेल किसकी, इस वायरस की। और ये टेल लाइसोजाइम क्या करता है, डिजोल्व द पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो यानी इस बैक्टीरियल सेल वॉल का वो हिस्सा जहाँ रिसेप्टर साइट थी, ये वाली रिसेप्टर साइट, उसको ये डिजोल्व कर देते हैं। द टेल शीथ कॉन्ट्रैक्ट, और जो टेल की शीथ जो कवर आपको बताया वैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो टेल कोर अंदर जो सुई होती है, निडल होती है, वो फोर्स यानी चुभ जाती है, दाखिल हो जाती है इनटू द सेल थ्रू द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। और फिर क्या होगा, जब टेल वो कोर यानी ट्यूब जो है सुई निडल वो अंदर चली गई, तो फिर उस निडल के जरिए क्या करेगा ये वायरस इंजेक्ट्स डीएनए into the cell just as a syringe is used to inject the vaccine। तो जिस तरह हम इंजेक्शन लगाते हैं वैक्सीन वगैरह की या कोई भी इंजेक्शन, तो जो सिरिंज होती है वो बाहर ही रहती है, निडल अंदर जाती है और सारी जो मेडिसिन होती है वो भी अंदर चली जाती है। इसी तरह ये वायरस बाहर ही रहेगा, लेकिन अपने निडल के जरिए, उस कोर के जरिए, टेल कोर जो है अंदर, उसके जरिए अपने डीएनए को अंदर इंजेक्ट कर देगा। द प्रोटीन कोट विच फॉर्म द फेज हेड एंड टेल एटसेट्रा, वो क्या रहेगा, रिमेन आउटसाइड, वो बाहर ही रहेगा। तो मैनी, लेकिन ये याद रखें कि मैनी एनिमल वायरसेस जो होते हैं होएवर एंटर द होस्ट सेल एज अ होल, तो सारे के सारे के अंदर चले जाते हैं, कुछ में ऐसे होता है। अब इसने अंदर जाकर मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसका थोड़ा, इसको भी अब देखते जाएं साथ साथ। ये एक्चुअल डायग्राम है। तो ये एक वायरस है, ये वाला, ये इसके ऊपर यहाँ पर अटैच हो रहा है। तो इसके ऊपर जब ये अटैच हो जाएगा, जो भी आपने पढ़ा है, तो ये अपना जो डीएनए है वो इसके अंदर एंटर करेगा। ये इसके अंदर एंटर कर दिया उसने, ये एंटर कर दिया। अब भी जब ये एंटर करेगा तो फिर इसके अंदर ये इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये वाले, ये हमारा जो डीएनए है, या सॉरी बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो ये है, ये जो सर्कल सा दिखाया उसने। तो ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है या उसका डीएनए है। तो आपको मैंने बताया था कि जितने प्रोकैरियोट होते हैं उनका जो क्रोमोसोम होता है सिर्फ डीएनए से बना होता है। तो ये डीएनए है। तो ये डीएनए देखिए यहाँ तक तो है, लेकिन आगे इसका डीएनए गायब हो गया। इसके डीएनए को उसने तोड़ दिया है और इसका डीएनए जो है ये वायरल डीएनए के लिए वर्क कर रहा है। यानी वायरल डीएनए जो वो इसके ऊपर पूरा उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। अब ये जो बैक्टीरियल डीएनए है ये क्या चीज़ बना रहा है, वायरल डीएनए। ये वायरल डीएनए है, ये प्रोटीन है। इस तरह ये आगे फर्दर बन रही है ये, और उसके बाद ये फर्दर बनेगी, और उसके बाद ये आगे देखें ये न्यू जो है फेज वायरसेस बन गए हैं ये, और ये बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। और कंप्लीट होने के बाद ये फिर सेल जो है फट गया, बस्ट हो गया। यही सेल है, यही सेल है ये वाला ही। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये सिर्फ लेकर आया। तो ये अब क्या होगा, जब इसके अंदर ये प्रोसेस होता रहेगा, ये वाला प्रोसेस इसके अंदर ही हुआ, ये वाला भी इसके अंदर ही हुआ, ये भी इसके अंदर ही, ये भी इसके अंदर, और ये भी इसके अंदर ही हो रहा है। तो ये फिर फट जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि इट इज़ लाइटिक साइकिल। तो ये हमने पढ़ना, यहाँ पहुँच गए। यहाँ तो ये जो फेज डीएनए डायरेक्ट द सेल मेटाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस वायरल कंपोनेंट कॉपीज ऑफ द फेज डीएनए, यानी ये हमारे ये जो बैक्टीरियल डीएनए इसको ये डायरेक्ट करता है, हदायत देता है कि मेरे लिए जो है वो बनाओ, यानी फेज डीएनए बनाओ। तो ये फेज डीएनए बनता है
फिर फेज डीएनए जो है प्रोटीन भी बनाता है, और इस तरह कंप्लीट ये बन जाते हैं। तो यही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग द होस्ट सेल द वायरल न्यूक्लिक एसिड टेक द कंट्रोल ऑफ द होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी। यानी जो डीएनए है, एंजाइम है, बैक्टीरिया के होस्ट वही है, तो उसके ऊपर ये कंट्रोल ले लेता है और इंड्यूस और उसको उकसाता है। किसके लिए उकसाता है? टू सिंथेसाइज नेसेसरी वायरल कंपोनेंट, कि वो वायरल कंपोनेंट बनाए, यानी बैक्टीरियोफेज के कंपोनेंट बनाए, ना कि अपने बनाए। तो वो कंपोनेंट क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन होते हैं वायरस के। एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, और वो इसके अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। अबाउट 25 मिनट्स आफ्टर इन्फेक्शन के 25 मिनट के बाद तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस आर फॉर्म। तो बैक्टीरियल सेल बर्स्ट, फिर बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। जैसे आप देखें ये जो है इसके अंदर ये बन गए, और ये जब कंप्लीट हो जाएंगे बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा ये। इसलिए हम इस बर्स्ट होने को क्या कहते हैं कि ये लाइसिस हो गया, अंडरगो लाइसिस, फट गया है। न्यूली फॉर्म फेजेस आर रिलीज। तो न्यूली फॉर्म जो है वो नए बने वो रिलीज होंगे, और वो फिर क्या करेंगे? वो नए सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये न्यूली फॉर्म है, और जो नए होंगे बैक्टीरियल सेल उनको ये क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? लाइटिक साइकिल। और इस तरह ये अगले में फिर नया लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देंगे। द फेज विच काज लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल इज नोन एज लाइटिक और वीरुलेंट फेज। ये बड़ा पेपर में आता है ऑब्जेक्टिव में, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा कि वो बैक्टीरियोफेज जो क्या करता है? लाइसिस करता है, यानी बैक्टीरिया के सेल को फाड़ देता है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइटिक या वीरुलेंट फेज कहते हैं। अब जो दूसरा इसका होती है लाइफ साइकिल का दूसरा जो टाइप है या कैटेगरी है वो है लाइसोजीनिक साइकिल। इसमें जो होता है कि जो बैक्टीरियम है वो फटता नहीं है। ये देखें, ये इसके अंदर आ गया है, लेकिन उसके बाद इधर आ जाना आपने। तो ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, और ये साथ जो ये वाला जिसने बनाया है ये वायरल आरएनए है, डीएनए है। तो अब यहाँ पर फेज जो है वो रेप्लिकेट तो होगा, लेकिन जब बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट होगा तो ये भी साथ ही रेप्लिकेट हो जाएगा, यानी पीसफुली यहाँ रहेगा। यहाँ तो ये होता था कि इसका ये जो है क्रोमोसोम ही खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ देखें ये खुद भी कायम है और इसके अंदर ये क्रोमोसोम भी डिवाइड हो रहा है। ये तो ये इसकी रेप्लिकेशन हो रही है। तो साथ साथ यहाँ उसने एरो लगा दी कि बार बार ये रेप्लिकेट करेगा। तो जितनी दफ़ा भी ये रेप्लिकेट करेगा, जितने भी ये अपने क्रोमोसोम को डबल करेगा और नए सेल बनाएगा अपने, तो साथ साथ जो बैक्टीरियोफेज है उसका जो डीएनए है वो भी साथ ही बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वो एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव होगा। तो ये जो इनएक्टिव है इसको हम कहते हैं प्रोफेज, कि ये प्रोफेज के तौर पर रह रहा है पोरोमन तरीके से। और इस तरह ये पॉपुलेशन जो बैक्टीरिया की बढ़ती रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो है वो वायरल डीएनए भी होगा, और ये वायरल डीएनए किसी वक्त भी एक्टिव हो सकता है। इसी तरह हमारे अंदर होता है, मतलब अगर आप कोरोना के टेस्ट करवाते हैं तो आप पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आपके अंदर कोई सिम्टम नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर जो वायरल डीएनए है, ये तो आरएनए वाला है, तो ये एक्टिव नहीं है। इसी तरह हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाते हैं, वो कह देते हैं आप एक्टिव हैं, पॉजिटिव है, लेकिन उसमें सिम्टम नहीं होती पेशेंट में। तो इसका मतलब ये होता है कि वो आरएनए जो है मौजूद तो है सेल में हमारे, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। तो बिल्कुल ये भी यही है कि ये इसके अंदर यहाँ जो है क्या नाम है इसका, डीएनए ये मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें लेकिन एक्टिव नहीं है। तो इस तरह का जो साइकिल होगा जिसमें बैक्टीरिया जो है वो जिंदा रहेंगे, सरवाइव करेंगे, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, तो साथ साथ क्या है इस वायरस की जो डीएनए वो भी बढ़ रहा है। तो इसको हम कहते हैं लाइसोजीनिक साइकिल। तो ये हम देखते हैं ऑल इन्फेक्शन जो होते हैं ऑफ बैक्टीरियल सेल के बाय द फेज डू नॉट रिजल्ट इन लाइसिस, यानी सारे के सारे इन्फेक्शन में बैक्टीरिया जो होते हैं वो फटते नहीं हैं। इन सम केसेस वायरल डीएनए इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ होस्ट मशीनरी, बजाय इसके कि होस्ट की मशीनरी के ऊपर कंट्रोल ले ले,
बिकम इनकॉर्पोरेट, वो दाखिल हो जाता है, हिस्सा बन जाता है बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम के अंदर, जैसे अभी आप देख रहे थे कि उसका हिस्सा बन जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो फेज इन दिस स्टेट इज कॉल्ड प्रोफेज। अब जब ये फेज जो है यानी वायरस जो है यह अब पीसफुली रह रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये इसका स्पेशल नाम रखा है इन्होंने, प्रोफेज बन गया है ये। एंड दिस प्रोसेस नोन एज, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइसोजीनी। और इस वजह से इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, लाइसोजीनिक साइकिल, लाइसोजीनिक साइकिल। तो इसको लाइसोजीनी कहेंगे। इन दिस कंडीशन द बैक्टीरियम कंटिन्यू टू लिव, बैक्टीरियम जो जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली, और नॉर्मली रिप्रोड्यूस भी करेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे एक इंसान को हेपेटाइटिस है लेकिन वो बिल्कुल सही है क्योंकि उसके अंदर वो जो वायरस है वो एक्टिव नहीं है। तो वायरल डीएनए बीइंग द पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, क्योंकि अब जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का हिस्सा तो बना हुआ है, तो वो क्या होगा, पास टू ईच डॉटर सेल इन द ऑल सक्सेसिव जनरेशन, आगे जो मुसलसल उसकी नस्लें पैदा हो रही हैं बैक्टीरिया की, उसके अंदर वो पास ऑन होता चला जाएगा, यानी उसके बाद भी बढ़ रही है। तो सम टाइम हाउएवर द वायरल डीएनए गेट्स डिटैच, और जब भी उस वायरस को मौका मिलेगा तो वो जो वायरल डीएनए वो डिटैच हो जाता है, किससे, फ्रॉम द होस्ट क्रोमोसोम, यानी बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से, और वो फिर वही लाइटेक साइकिल जो पहले आपने पढ़ा वो स्टार्ट कर सकता है, यानी किसी भी वक्त ये काम हो सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। तो इस तरह ये जो वायरल डीएनए का डिटैच होना है और लाइटेक साइकिल स्टार्ट कर देना है, इसको हम इंडक्शन कहते हैं। ये भी बड़ा पेपर में आता है कि व्हाट इज इंडक्शन, इसको आप देख लीजिएगा। लाइसोजीनिक बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, तो कह रहा है कि ये जो बैक्टीरिया जो फटते नहीं है, इसका मतलब इन बैक्टीरिया के अंदर कोई दमखम होता है और इनमें रेजिस्टेंस होती है, किसके खिलाफ, इन वायरसेस के खिलाफ, इसलिए ये वायरसेस के डीएनए का कहना नहीं मानते, और जो वायरसेस का डीएनए है बैक्टीरियोफेज का, वो मजबूर हो जाता है कि इसके साथ ये सुलह सफाई से रहे, एक्टिव नहीं होने देता जो बैक्टीरियल सेल। इसलिए लाइसोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेजिस्टेंस रखते हैं टू इन्फेक्शन बाय द सेम रिलेटेड फेजेस, यानी इस तरह के जितने भी फेजेस होंगे उन तमाम के खिलाफ उनमें रेजिस्टेंस होती है। द फेज विच काज लाइसोजीनी इज कॉल्ड टेम्परेट या लाइसोजीनिक फेज। तो ये इसके बाद डायग्राम है। तो दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे। तो प्लीज़ इसको आप अच्छी तरह याद करें और इसको लिख कर देखें अपने रजिस्टर पे। रजिस्टर जो है वो आपने मेंटेन करना है और इसको बेहतरीन तरीके से जो है याद करना है। थैंक यू वेरी मच।